हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024-25 के लिए ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। जो सभी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आगे की सभी शिफ्टों में पूरी तरह से ट्रेंड में रहेंगे और जिन सभी टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते रहेंगे। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप लोग अगर इन सभी टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आप किसी भी शिफ्ट में अपने एग्जाम देते हैं, आपका स्कोर काफ़ी बेहतर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सीधे टॉपिक्स की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है, जनगणना 2011 से, यानी कि सेंसस 2011 से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। कंटिन्यू दोस्तों आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो जनगणना 2011 यानी कि सेंसस 2011 टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट बनते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। आगे बढ़ेंगे आप लोग। स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है और अमेरिका 1790 में 10 के जनगणना की शुरुआत कराने वाला देश है। ध्यान रखेंगे, वह स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। हर फैक्ट को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है आपका, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना व स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। वह 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे और 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत 2200 करोड़ थी। अच्छे से आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। ये अभी आपकी दोस्तों बेसिक चीज़ें हैं। आगे बढ़ेंगे आप लोग। अगला पॉइंट है आपका, 2001 से 2011 ईस्वी के बीच भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि तो 17.7% रही। इस फैक्ट को आप लोग रट के रखेंगे। नेक्स्ट, 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि तो ऋणात्मक रही। कितना? -0.31%। और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष यानी कि ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। यहाँ तक दोस्तों आपकी बेसिक चीज़ें थी। अब जनगणना 2011 से जो डाटा निकल के आया उसको आप लोग क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या तो 1,08,54,977 है, यानी कि एक रूप में कहा जाए तो 121 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें पुरुष जनसंख्या की बात की जाए तो 51.47% है तथा महिलाओं की बात की जाए तो 48.53% है। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो 68.8% है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम है। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए, जो भी डाटा हम लोग उठाएंगे दोस्तों, सबसे पहले राज्य में, उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश में कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, पॉइंट है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है। 100% हर फैक्ट को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस जो कि अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं क्रम से पूरी तरह से आपको यहाँ पर मिलने स्टार्ट हो गए होंगे। टॉपिक बाय टॉपिक दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इजीली पूरी तरह से मिल जाएंगे जो कि अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यही कारण है दोस्तों, मैं आपको स्टार्ट से ही बोलता चलाया हूँ कि अगर आपको अपने एग्जाम्स में अच्छे स्कोर करने हैं तो आपको उन सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में मेंशन किया गया है।
ताकि किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो दोस्तों, क्वेश्चंस के लेवल व टेंड कैसे भी हो, क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। देखिएगा अगला पॉइंट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य तो मेघालय कितना है यहाँ का 27.95%। एवं न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य जो नागालैंड है कितना है यहाँ का -0.6%। अब यही चीजें आप लोग केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादरा एवं नगर हवेली कितना है का 55.9%। एवं न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है कितना है का 6.3%। आगे बढ़ेंगे, अगला फैक्ट आपका क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। अब यही चीजें दोस्तों आप लोग सबसे पहले राज्य में देखेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो बिहार है कितना है यहाँ का 1106। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है कितना यहाँ का 17। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है कितना यहाँ का 11,320। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है कितना यहाँ का केवल 46। अच्छे से हर फैक्ट को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। यही वजह है दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीजें आपकी एक साथ कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, जो कि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला फैक्ट हमारा क्या है देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात तो 943 है, ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहले इसको आप लोग राज्य में देखिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो केरल है कितना यहाँ का 1084। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है कितना यहाँ का केवल 879। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो पुदुचेरी कितना यहाँ का 1037। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दमन व दीव है कितना यहाँ का 618। आगे बढ़िएगा, अब एक इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे आप लोग दोस्तों। बहुत सारी चीज़ों की दोस्तों डिफिनेशन पूछ ले जाते हैं कि लिंगानुपात क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, साक्षरता दर क्या है, शिशु लिंगानुपात क्या है। तो इनको भी दोस्तों डिफिनेशन के साथ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। देखिएगा नोट है हमारा, जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या के अनुपात को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। यानी हम लोग दोस्तों अब शिशु लिंगानुपात कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले भारत का शिशु लिंगानुपात देखिए तो कितना दोस्तों 919 है। अब चलिए राज्य में देखते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है कितना यहाँ का 972। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है कितना यहाँ का 834। अब यही चीज़ आप लोग केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितना है का 968। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है कितना यहाँ का 871। हर फैक्ट को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला नोट आपका क्या कह रहा है देखिएगा। 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो साक्षर कहलाता है। यानी कि लिटरेसी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले भारत की देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। ऐसे फैक्ट है दोस्तों केवल एक बार आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, आप देखेंगे कंटिन्यू रिपीट होंगे। आगे बढ़िएगा, आप सबसे पहले राज्य में देखेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य वो केरल है कितना है का 94%। एवं न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य वो बिहार है कितना है का 61.8%। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है कितना है का 91.8%। एवं न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दादरा एवं नगर हवेली कितना है का 76.2%। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, पॉइंट है दोस्तों आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य तो हिमाचल प्रदेश है कितना का 90%। एवं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य गोवा है कितना का 37.8%। अब यही चीजें दोस्तों कर दी गई हैं। देखिएगा क्या कह रहा है नोट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य तो गोवा है कितना यहाँ का
62.2% एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य जो हिमाचल प्रदेश है कितना है का केवल 10%। ध्यान रखेंगे जो भी टॉपिक समय द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको वहीं पे बेसिक से लेकर सब कुछ यानी कि क्रम से टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। अब यही चीजें आप लोग केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे। क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है, कितना है यहाँ का 97.5%। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितना है का 37.7%। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, पॉइंट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति यानी कि एससी बात अब हो रही दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इनकी कुल संख्या देखेंगे तो 20.14 करोड़ है। अब किसमें ज्यादा है देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है। अब प्रतिशत में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जात यानी कि एससी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो पंजाब है, कितना है का 31.9%। ध्यान रखेंगे। एक नोट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास नहीं करती। ये भी आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला फैक्ट क्या कह रहा है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति यानी कि अब एसटी की बात हो रही। सबसे पहले कुल संख्या देखिए तो 10.43 करोड़ है। अब किसमें ज्यादा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो मध्य प्रदेश है। प्रतिशत में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है, कितना है का 94.8%। अच्छे से आप लोग कंप्लीट रखेंगे। इसी के साथ एक नोट देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब हो गया, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी निवास नहीं करती। यहाँ तक आप लोग 2011 की जनगणना को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलेंगे। थोड़ा सा दोस्तों 2021 की जनगणना के बारे में आप लोग देखिए कंटेंट। हालांकि ये जनगणना आप लोग जानते हैं कि अभी हो नहीं पाई है, लेकिन संभावित है 2025 में करवा ली जाएगी। जनगणना कभी भी करवाई जाएगी दोस्तों, ये 2021 के नाम से ही जानी जाएगी। देखिएगा पहला पॉइंट, 2021 की जो जनगणना होगी वो भारत की दोस्तों 16वीं जनगणना होगी और इनके आयुक्त रहेंगे श्री विवेक जोशी। नेक्स्ट, 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य रखा गया है जन भागीदारी से जन कल्याण। और 2021 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। इसको भी इतना कंप्लीट करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी वाले एग्जाम से बात की जाए दोस्तों तो एसएससी जीडी का पीडीएफ आपका पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया था। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ रहा दोस्तों आपके इस एग्जाम में। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे एसएससी सीजीएल टियर 1 2025 के पीडीएफ पर दोस्तों काम चल रहा है। कम से कम समय में ये पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। रेलवे में आपका आरपीएफ कांस्टेबल दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट है। परफेक्ट पीडीएफ रहा दोस्तों अब तक आपके इस एग्जाम में, जो कि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छे स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके अलावा एनटीपीसी और ग्रुप डी का पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अस्पृश्यता कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया, फंडामेंटल राइट्स से यानी कि मूल अधिकार से, जो कि आपका सुपर टॉपिक कंटिन्यू दोस्तों आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन बनते रहेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, अस्पृश्यता कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी,
लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6। हर कंटेंट को आप लोग प्रिपेयर रखेंगे दोस्तों। हमारे एक एक सेंटेंस से, एक एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। यही वजह दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते। अब चलिए सबसे पहले आप लोग दोस्तों उन 6 मूल अधिकारों को आर्टिकल के साथ पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे जहां से आपके एग्जाम में डार्कली क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और लास्ट है दोस्तों आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चूंकि दोस्तों ये आपका सुपर टॉपिक है, हर आर्टिकल से यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा विधि के समक्ष समानता का अधिकार, संविधान के 21 अनुच्छेद में, करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 का संबंध कैसे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी कि विकल्प में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है हमारा। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन के ट्रेंड को चेंज कर दिया जाता है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल रख दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी कि विकल्प में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। तो हर फॉर्मेट से दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को प्रिपेयर रखें। देखिएगा, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है दोस्तों, तो इसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो इसमें लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18 की बात की जाए तो इसमें उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 की बात की जाए तो इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 21 में प्राणोदैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 का आपका सुपर रहता है दोस्तों, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 की बात की जाए तो इसमें कारखानों आदमी बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है और अनुच्छेद 29 में दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 32 की बात की जाए तो इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। यहाँ तक आर्टिकल को भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, थोड़ा सा एक आप लोग नोट देखेंगे ताकि टॉपिक आपका अच्छे से पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। देखिएगा दोस्तों, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें प्रावधान है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान किया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया सकता। डाकली आप लोग दोस्तों प्रिपेयर रहेंगे। आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, कौन से आर्टिकल है, अधिकार है, अनुच्छेद है जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 है। लास्ट पॉइंट है आपका भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। यहाँ तक इस टॉपिक को कंप्लीट रखने, सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे कि इस टॉपिक से रखा गया क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से है, करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया, महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्ययंत्र। आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है, कंटिन्यू आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, जब चाहे 1 मिनट में इसको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से है, करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्ययंत्र। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां। 5 नाम ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह तबला वादक है। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर, विलायत खान, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सितार वादक हैं। अब 4 नाम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। 4 नाम जो कि बांसुरी वादक हैं। 4 ही नाम अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां जो कि सरोद वादक हैं। आगे बढ़िएगा, अब केवल 2 नाम,
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयार शंकर जगन्नाथ जो कि शहनाई वादक हैं, 2 ही नाम। गोविंद स्वामी पिल्लई और एल सुब्रमण्यम जो कि वायलिन वादक हैं। अब केवल एक एक नाम। उस्ताद रहमान खान पखावत से, एक ही नाम। टीबी गोपालाकृष्णन मृदंग से हैं, एक ही नाम। नीरू स्वामी पिल्लई जो कि नादस्वरम से, एक ही नाम। शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर से, एक ही नाम। असद अली खां जो कि रुद्रवीणा से, एक ही नाम। यू श्रीनिवासन जो कि मैंडोलिन से, एक ही नाम। अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से हैं। इतना यहाँ से आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। यही वजह दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है, पंचवर्षीय योजना से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, ग्रीन टॉपिक है। आपके एग्जाम के दोस्तों हर शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। अगला पॉइंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी और भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट है, जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था और पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। आप लोग जानते होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस आपको इजीली पूरी तरह से मिलने स्टार्ट हो गए होंगे जो कि अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की भी बात हुई तो यहाँ से भी फैक्ट निकलते हैं, आप कंप्लीट कीजिए। पॉइंट है, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्थान है, ये भी ध्यान रखेंगे। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। हर फैक्ट को आपको 100% क्लियर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अब यहाँ से आपकी पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट होती हैं। देखिएगा पॉइंट है आपका भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना की तो इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। मॉडल की बात की जाए तो हेरा डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका कृषि विकास। थोड़ा सा नोट देखिए, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना। आगे बढ़ेंगे। बात की जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तो इसकी समय अवधि थी 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। मॉडल की बात की जाए तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका औद्योगिक विकास। नोट देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे कि राउरकेला, भिलाई व दुर्गापुर क्रमशः लगा हुआ जरूर ध्यान रखेंगे, जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। पूरी तरह से आपको क्लियर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे। बात की जाए दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना की, देखिएगा तो मुख्य उद्देश्य था इसका आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। अब यहाँ से आपके सुपर कंटेंट निकलते हैं। देखिएगा पहला पॉइंट, तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसीलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है। जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। अगला पॉइंट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश कब 1966 से लेकर 67, 67 से लेकर 68 और 68 से लेकर 69 की घोषणा करनी पड़ी। और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना की, तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। समाधि की बात की जाए तो 1969 से लेकर 1974 तक। मॉडल की बात की जाए तो डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से सुपर निकलते हैं। पहला, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट,
किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी, तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना ही थी। ध्यान रखेंगे आप लोग, ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, आप देखेंगे कंटिन्यू रिपीट भी होंगे। आगे बढ़िएगा, बात की जाए पांचवी पंचवर्षीय योजना की, तो मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। अब दो क्वेश्चन यहाँ से सुपर निकलते हैं। पहला, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। और कौन सी पंचवर्षीय योजना, जो केवल 4 वर्ष ही चली थी, तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही थी। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करेंगे दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना की, देखिएगा समय दी थी इसकी 1980 से 1985। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। अब यहाँ से सुपर कंटेंट आपके निकालते हैं। पहला, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, तो छठी पंचवर्षीय योजना थी। और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था। ध्यान रखेंगे। और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 100% आप क्लियर रहेंगे। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय दी थी 1985 से 1990। मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। बात की जाएगी दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना की, समय दी थी 1992 से 1997। मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय दी थी 1997 से 2002। मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय दी थी इसकी 2002 से 2007। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात की जाए दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना की, तो समय दी थी इसकी 2007 से 2012। मुख्य उद्देश्य था इसका तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय दी थी 2012 से 2017। मुख्य उद्देश्य था इसका तीव्रतम समावेशी और सतत विकास। यहाँ तक पंचवर्षीय योजना को आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं। इसके बाद में आप लोग जानते हैं दोस्तों पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई। उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग का गठन कर दिया गया। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। डाकले आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, संसदीय शासन पद्धति कहाँ से ली गई, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, समवर्ती सूची प्रणाली कहाँ से ली गई है, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। तो इसमें सबसे पहले संसदीय शासन पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहता ही है। इसके अलावा द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख। इतने उपबंध या प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। यही वजह है मैं अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते। आगे बढ़ेंगे, अमेरिका के संविधान से देखेंगे तो उद्देश्य का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपका सुपर रहता ही है, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने के उपबंध। ये प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से ले गए हैं। अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा, आयरलैंड के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आपका सुपर रहता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से ले गए। ध्यान रखेंगे, अच्छे से अच्छे स्कोर करने हैं दोस्तों आपको अपने एग्जाम्स में। तो इन सभी टॉपिक्स को आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर रखने ही होंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। कनाडा के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देश्य का की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची आपका दोस्तों सुपर रहता ही है। ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं।
जापान से केवल एक प्रावधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से भी केवल एक प्रावधान, क्या? गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान। अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो संविधान संशोधन की व्यवस्था यानी कि आर्टिकल 368 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। और लास्ट आपका रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अलावा प्रस्तावना में जो सब जुड़े गए, सामाजिक हो गया, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये प्रावधान रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के प्रावधान से दोस्तों संविधान से लिए गए हैं। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को क्लियर करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान यानी कि आर्टिकल से क्वेश्चन आया। आप जानते हो दोस्तों आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चन आर्टिकल से बनते ही हैं। कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, जब चाहे दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब एक तरफ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण उनके अनुच्छेद दिए गए हैं। अच्छी तरह से आपको क्लियर रखने होंगे। ये सारे आर्टिकल दोस्तों आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, कंटिन्यू रिपीट होंगे। देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बात की जाए संघ और का नाम और राज्य क्षेत्र, तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका प्रावधान अनुच्छेद 2 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 में है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का प्रावधान अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। ये फंडामेंटल राइट्स से दोस्तों आर्टिकल है जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से सुपर रहते ही हैं। आगे बढ़िएगा। उपाधियों का अंत का प्रावधान अनुच्छेद 18 में है। विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। प्राणोदैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 21 का में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान अनुच्छेद 32 में किया गया है। और समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान दोस्तों ये अनुच्छेद 39 का में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी का प्रावधान अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 का में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य दोस्तों आपका 51 का में आता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों अनुच्छेद 54 में आता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। कई क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिल गए होंगे दोस्तों जो कि अब तक आपके एग्जाम में बने हैं। आगे बढ़िएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अनुच्छेद 55 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति जो उसे प्राप्त है दोस्तों ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 74 में है। भारत का महानदी आपका अनुच्छेद 76 में आता है। संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में आता है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान दोस्तों ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान 148 में है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में आता है। राज्य का महाधिवक्ता दोस्तों 165 में आता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति 217 के तहत आता है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन 280 में आता है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान अनुच्छेद 360 में आता है। और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान दोस्तों ये 368 में आता है। यहाँ तक आपको आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूरी तरह से प्रिपेयर रखने होंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा है? रिसेंटली करंट अफेयर्स से दोस्तों आपका क्वेश्चन आया हुआ है और रिसेंटली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा रिसेंटली करंट अफेयर्स के मोस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा, अच्छे से आप लोगों को सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा जेनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये अरीना सवालेंका ने। आगे बढ़ेंगे। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये रणबीर कपूर ने जीता है। मूवी का नाम है एनिमल। और इसी के साथ देखेंगे 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आलिया भट्ट ने जीता है। मूवी का नाम है राखी और रानी की प्रेम कहानी। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा? 6 लोगों को। वह वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 जो कि एक मेगा अभ्यास है दोस्तों, पूछा जा रहा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा। वह यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किससे सम्मानित किया गया? तो टोटल 2 लोगों को। कौन कौन है? डॉक्टर रितु करदल और रवीन तिवारी। वहाँ असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाम क्या है? समवैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? रंजन गोगोई को, जो कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? तो 24 जनवरी को मनाया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किससे प्रदान किया गया? तो 60 पैरासोल फील्ड हॉस्पिटल को किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है। वह राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 16 जनवरी को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 11 मई को। वह 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता? सर्विसेज ने। और मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो फिलिस्तीन के। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि UCC अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड है। और विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया? 14 मार्च को। विश्व कैंसर दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 4 फरवरी को। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? वो नीना सिंह है। और कहाँ की सोमपेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया? ग्रेट निकोबार की है। वह पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? सिक्किम है। और प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर उमा रेलो को किया गया है। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य में शिग्मोत्सव 2024 मनाया गया? गोवा में। नेक्स्ट, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजीव शर्मा। भारत के पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजित किया गया कोलंबो श्रीलंका में। और भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का मनाया गया 25 जनवरी को। ये हमारे रिसेंटली करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। PDF के लिए हमारा WhatsApp नंबर लगा हुआ है। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।